हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत। ओके, तो मध्यकालीन भारत कहाँ से शुरू होता है? तो मध्यकालीन भारत शुरू होता है 712 ईस्वी से। ठीक है, और पिछले भी मध्यकालीन भारत 700 ईस्वी से क्यों 712 ईस्वी से क्यों शुरू होता है? क्योंकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया था। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। इसके बाद सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि अरबों का मध्यकालीन भारत कहाँ से शुरू होता है? तो मध्यकालीन भारत शुरू होता है भारत पर अरबों के आक्रमण से। ये पढ़ा था। इसके बाद पढ़ा था गजनवी साम्राज्य। गजनवी साम्राज्य के बाद पढ़ा था गौर साम्राज्य आया था। गौर साम्राज्य का समाप्त होता है। गौर साम्राज्य के समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। क्या शुरू होता है? दिल्ली सल्तनत। ये पढ़ाया था लास्ट में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत कब से शुरू होता है? दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू होता है और 1526 तक चलेगा। ठीक है क्लियर? तो दिल्ली सल्तनत कब शुरू होता है? तो दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू होता है और 1526 तक का इसका समय रहता है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था गुलाम वंश। कौन सा वंश पढ़ा था सबसे पहले? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश पढ़ा था गुलाम वंश। ये 1206 से स्टार्ट हुआ था, 1290 तक है ना। तो दिल्ली सल्तनत जो था इसने कुल 84 सालों तक शासन करा था। और दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया था सबसे पहले गुलाम वंश जो था, इसके बारे में चीजें पढ़ी थी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, है ना। और इसने क्या करा था? तो इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, और अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। ठीक है, इसने क्या क्या कार्य करे थे? कुतुब मीनार की नींव रखी थी, दिल्ली में कुव्वत उस्मान मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, इसके बाद अगला बताया था मैंने आपको कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, जो पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। और इस संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने कराया था? विग्रह राज चतुर्थ भीषणदेव चौहान ने कराया था। ठीक है, और इसके प्रमाण हमको कहाँ से मिलते हैं? तो ये इसने खेली गली नाटक लिखवाया था, इसके प्रमाण हमको मस्जिद से मिलते हैं। हो गया क्लियर? ये चीजें देखी थी। इसके बाद बताया था ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको लाख बख्श कहा जाता था। इसके अलावा इसको कुरान खवा की उपाधि भी मिली थी, है ना। इसका सेना नायक था, इसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा था। 1210 में पोलो या चुगान खेलते समय क्या हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी। हो गया। कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। तो कहाँ है इसका मकबरा? तो इसका मकबरा लाहौर में। इसके बाद इसका पुत्र आया था आराम शाह, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। आराम शाह शासक बना था, लेकिन अयोध्या राजा घोषित हुआ। अयोध्या राजा घोषित हुआ तो लाहौर की जनता ने इसका विरोध करा था। विरोध करने के बाद किसको बिठाया था? इल्तुतमिश को बिठाया था। ठीक है, तो फिर कौन शासक बनता है? इल्तुतमिश बनता 1211 से 1236 तक। तो इल्तुतमिश के बारे में बताता है कि इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, और इसी को भी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन इसके अलावा इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहते हैं कि आगे समझ में? क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। हो गया क्लियर? ये देखा था। इसके बाद मैंने बताया था ये जो इल्तुतमिश था इसके समय में क्या क्या कार्य हुए थे। तो इल्तुतमिश जो था इसने क्या करा था? तो इसने भी कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था, ये बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि इसने 40 शक्तिशाली गुलामों का एक संगठन बनाया था, जिसको तुर्कान चहलगन कहा जाता है। ठीक है, ये बताया था। इसके बाद शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो भी इल्तुतमिश था। ठीक है, इसके अलावा इसने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करी थी। तो इक्तादारी प्रथा का मतलब क्या होता था? तो सेवा के बदले में क्या दी जाती थी? जमीन दी जाती थी, ये चीज बताई थी। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया था? इल्तुतमिश जो था इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो इल्तुतमिश जो था ये अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लेके गया था? तो इल्तुतमिश अपनी राजधानी ये लाहौर से दिल्ली लेकर गया, और दिल्ली को इसने क्या करा था? अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली किसने बनाई थी? तो ये इल्तुतमिश ने बनाई थी। हो गया क्लियर? भारत में पहली बार मंगोलों का आक्रमण भी किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश के समय हुआ था, 1229 में। इसके बाद बताया था जो इल्तुतमिश था इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह का मकबरा बनवाया था, जिसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। कहाँ पर? ये दिल्ली में है, और इसलिए इसको भारत में मकबरे बनवाने का श्रेय जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम मकबरे बनवाने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को दिया था। ये इल्तुतमिश के समय के इंपोर्टेंट कार्य बताया था मैंने आपको। फिर बताया था इल्तुतमिश की मृत्यु के बदला अगला जो शासिका बनती है रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना कौन थी? तो रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना। तो रजिया सुल्ताना कौन थी? तो रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी, पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया का विवाह किससे हुआ था? भटिंडा के शासक अल्तुनिया से हुआ था, है ना। जब रजिया शासिका बनी थी तो इसका उच्च पदाधिकारी उलेमाओं ने इसके क्या करा था? तो उलेमाओं ने इसका विरोध करा था, ये मैंने आपको बताया था। फिर अगला बताया था 1240 में। तो 1240 में जो रजिया का भाई था बहराम शाह, है ना। तो 1240 में जो रजिया का भाई था जिसका नाम था बहराम शाह, ठीक है, इसके द्वारा तो 1240 में रजिया के भाई बहराम शाह के द्वारा क्या हुआ था? डाकू की सहायता से कैथल के निकट, तो कैथल कहाँ था? हरियाणा में,
तो केथर हरियाणा के निकट क्या कर दी गई थी, रजिया और उसके पति अल्किने की क्या करवा दी गई थी, हत्या करवा दी गई। उसके बाद अगला शासक आया था बहराम शाह, जो 1240 से 1242 तक रहा था। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह बताया था, अलाउद्दीन आलम शाह के बाद दिखाया था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, ये ध्यान। उसके बाद जो अगला शासक बताया था उसका नाम था बलबन, क्या नाम था, बलबन, ये इंपॉर्टेंट नाम था बलबन, 1266 से 1286 तक रहा था, है ना, बलबन। बलबन कौन था, बलबन जो था ये इल्तुतमिश के 40 शक्तिशाली गुलामों में से एक था, है ना। तो ये बताया था बलबन कौन था, तो बलबन जो था ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए जो 40 शक्तिशाली गुलामों का संगठन था तुर्कान चहलगान, उसमें जो 40 शक्तिशाली गुलामों में से भी एक गुलाम था, है ना। किसका गुलाम था, तो इल्तुतमिश का गुलाम था, ये बताया था। बलबन जो था ये क्या नाम से गद्दी पर बैठा था, तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से, ये बताया था। तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से क्या बना था, ये शासक बना था, है ना। ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। 1266 से 1286 20 साल तक भी इसने शासन करा। फिर मैंने बताया था बलबन के समय के क्या क्या कार्य करे थे, बलबन के समय के कौन कौन से कार्य थे। तो बलबन के समय के कार्य में मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जो बलबन था इसने क्या करा था, तो ये बलबन जो था इसने 40 शक्तिशाली गुलामों का जो संगठन था जिसको तुर्कान चहलगान के नाम से आता था उसका विनाश करा था इसने। बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने बनाया था, इसने समाप्त करा था। फिर इसने अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए एक नई नीति अपनाई थी, इसका नाम है लौह एवं रक्त नीति। तो लौह एवं रक्त नीति, ठीक है। तो अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए इसका मतलब क्या होता है, लौह एवं रक्त नीति में तो एक तरीके से मारकाट वाली नीति अपनी थी अपने विद्रोहियों के लिए, वही होता है लौह एवं रक्त नीति। रक्त का मतलब क्या होता है, क्या, ठीक है, बस ये थी लौह एवं रक्त नीति, ठीक है, अपनाई थी। तो अपने विद्रोहियों के लिए भी इसने क्या करा था, लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। इसके बाद मैंने बताया था इसने पारसी रीति रिवाजों पर, इस पर पारसी रीति रिवाजों पर भी एक तो नवरोत्सव की शुरुआत करी थी, पेबोस प्रथा, है ना, नवरोत्सव मनाया था, तो ये जो किस पर आधारित था, पारसी रीति रिवाज पर था। इसके अलावा जैसे जो पारसी होते हैं इनके द्वारा नवरोज उत्सव जो नया त्योहार होता है उसके उपलक्ष्य मनाया जाता है। जैसे हिंदू नववर्ष होता है गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, तो वैसे होता है। इंग्लिश नववर्ष भी 1 जनवरी को मनाते हैं, तो वैसे होता है, ठीक है। तो पारसी रीति रिवाजों पर आधारित एक उत्सव था, इसका नाम था नवरोज उत्सव। तो नवरोज उत्सव जो है क्वेश्चन ये आता है कि नवरोज उत्सव किस रीति रिवाज पर आधारित है, तो पारसी रीति रिवाज पर आधारित है। और इसकी शुरुआत किसने करी थी, क्या भारत में बलबन ने करी थी, है ना। तो पारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव हो गया था। इसके बाद पेबोस प्रथा बताई थी, ठीक है, पेबोस प्रथा की थी, तो ये राजा के पांव को चूमना एक प्रथा होती थी, ठीक है। इसके अलावा सिजदा प्रथा, है ना, राजा को भी आदर भाव प्रकट करना, ये प्रथा होती थी सिजदा प्रथा, ये भी पारसी रीति रिवाज पर आधारित थी। इसकी शुरुआत भी किसने करी थी, तो इसकी शुरुआत भी बलबन ने करी थी, ये बताया था। इसके बाद बताया था कि बलबन जो था ये पूरे गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, तो पूछ ले भी गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, बलबन ही था, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये बात करी थी अपने बलबन के बारे में। फिर मैंने बताया था ये प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं शायर जो थे अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो, ये किसके समय से भी, ये ध्यान रखना, दिल्ली में आए थे। तो ये बलबन के समय में सबसे पहले आए थे, तो बलबन के समय में ही सबसे पहले आए थे, दिल्ली आए थे, हो गया क्लियर, चलो ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या था, इसके बाद कौन था, तो इसके बाद अगला शासक जो बना था उसका नाम था टिपुबार, और अंतिम शासक जो था जिसका नाम था शमशुद्दीन केमूस, है ना, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद अपन ने पढ़ा था खिलजी वंश, लास्ट में कौन सा वंश स्टार्ट करा था, तो दूसरा वंश जो आता है गुलाम वंश के बाद जो दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। वो खिलजी वंश का समय रहता है 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है, 1290 से 1320 तक रहता है ये खिलजी वंश। तो खिलजी वंश ने कुल कितने समय तक शासन करा, तो खिलजी वंश ने भी कुल 30 साल तक शासन करा। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक इन्हें शासन करा था, खिलजी वंश की रहा केवल 30 साल, ठीक है, ध्यान रखना। गुलाम वंश का शासन रहा था 84 साल था, और इसका रहा था केवल 30 साल तक। सबसे पहले मैंने बताया था इसमें जो शासक आया था उसका नाम था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, केवल नाम रखना है ना, इसके बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था ये शासक बना था 1290 से लेकर 1296 तक, 96 तक। तो क्या बताया था, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था ये उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करा था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था शमशुद्दीन केमूस, तो शमशुद्दीन केमूस की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में इन्होंने क्या करा था, नए वंश खिलजी वंश की स्थापना करी थी, ये बताया था। फिर मैंने बताया था ये जो जलालुद्दीन खिलजी थे इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, किलो खरी को बनाया। किलो खरी, क्वेश्चन आता है कि किलो खरी को राजधानी दिल्ली के निकट थी, कहां पे थी किलो खरी राजधानी, तो दिल्ली के निकट। तो दिल्ली के निकट जो राजधानी थी वह किलो खरी को राजधानी किसने बनाया था, तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये पहली राजधानी थी लाहौर, तुरुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। दूसरी राजधानी बनी थी दिल्ली, जो किसने बनाई थी, तो दिल्ली राजधानी जो बनाई थी वो इल्तुतमिश ने बनाई थी, है ना। उसके बाद जो है किलो खरी को राजधानी किसने बनाया था, जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिर अगला बताया था कि जो जलालुद्दीन खिलजी था इसके समय में जो भी आक्रमण हुए
तो इसने अपने जितने भी आक्रमण हुए इसके समय में, तो इन आक्रमणों को रोकने के लिए इसने किसको भेजा था? तो इसने आक्रमणों को रोकने के लिए भी इसी का भतीजा था, है ना, इसी का भतीजा, इसी का गुलाम, है ना, इसी का गुलाम था। तो इसी का भतीजा, इसी का गुलाम और इसी का दामाद था जिसका नाम था अलाउद्दीन। सही है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसके समय में ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो इसके समय में जो भी आक्रमण हुए, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के समय में, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो भी आक्रमण हुए थे उन आक्रमणों को रोकने के लिए किसने किसको बचाया था? तो इसके समय में जो भी आक्रमण हुए थे, तो इन आक्रमणों को रोकने के लिए इसने किसको बचाया था? अलाउद्दीन खिलजी को बचाया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन कर दिया? तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था, गुलाम का सिंह, ये मैंने बताया। इसके बाद बात करी थी कि जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसके बारे में क्या पढ़ा था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, इसकी मृत्यु कर दी थी 1296 में। तो 1296 में क्या होता है? तो 1296 में जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है, इसकी मृत्यु कर दी जाती कड़ा मानिकपुर। कहां पर कर दी जाती? कड़ा मानिकपुर। तो कड़ा मानिकपुर कहां था? इलाहाबाद, है ना, जगह का नाम है कड़ा मानिकपुर। तो 1296 में कड़ा मानिकपुर जो कहां था? इलाहाबाद के निकट। तो कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के निकट क्या कर दी जाती है? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि किस शासक की कड़ा मानिकपुर या इलाहाबाद के निकट मृत्यु कर दी जाती है? तो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। कब? 1296 में कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के निकट। ठीक है, ये बताया था। इसके बाद बताया था कि जो जलालुद्दीन खिलजी थे, इनके दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भी वो अमीर खुसरो थे, है ना, ध्यान रखना। तो अमीर खुसरो, ठीक है, जिसको भी आगे नाम लिखा दूंगा, जिसको, ठीक है, तोता हिंदी के नाम से भी रहता है, वो भी नाम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अपन ने पढ़ लिया था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में सबसे पहले। ठीक है, खिलजी वंश पढ़ा। खिलजी वंश में पहला नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो दूसरा शासक आता है जिसका नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा शासक कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो गया क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखा था 1296 से लेकर 1316 तक। देखो, दिल्ली सल्तनत में भी सबसे पहले गुलाम वंश की बात कर रहे थे, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश ने 30 साल तक शासन करा था। 30 साल में से केवल 20 साल तक तो भी किसका शासनकाल है? अलाउद्दीन खिलजी। देख लो, 1296 से 1316 तक 30 साल तक दिल्ली ने, अगर पूछ ले खिलजी वंश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करी थी तो मैंने बताया था सबसे पहले कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका वास्तविक नाम क्या था? एक क्वेश्चन ही पूछा था, है ना। देखो, जो काम की चीजें भी जो एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पहले वो चीजें बता रहा हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था अली। क्या नाम था इसका वास्तविक नाम? अली, या इसी का नाम था गुरशास्प। तो ये अली या गुरशास्प आता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि अली या गुरशास्प जो था ये किस शासक का भी वास्तविक नाम था? बचपन का नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी के वास्तविक नाम क्या था? अली या गुरशास्प, इसी का बचपन या वास्तविक नाम था, ये मैंने बताया, है ना। इसके बाद मैंने बताया था कि इसने क्या करा था? तो इसने 1296 में अपने, ठीक है, चाचा ससुर की हत्या करके इसने क्या कर दी थी? ये तो हत्या करके जो है शासक बना था, है ना। शासक बनने के बाद मैंने बताया था कि इसको एक उपाधि मिली थी, है ना। तो इसको उपाधि मिली थी, इसको क्या नाम से जानते हैं? तो ये इसी को जाना जाता है द्वितीय सिकंदर। ठीक है, द्वितीय सिकंदर। तो दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस शासक को दूसरा सिकंदर कहा जाता है? तो दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है? कि अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहते हैं। एक सिकंदर तो पीला आया था, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो, वो तो भैया प्राचीन भारत में आता है, ठीक है। तो द्वितीय सिकंदर, और इसी को फारसी भाषा में कहा जाता है सिकंदर ए सानी। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने दान करी थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि जो थी ये किसको मिली थी? अलाउद्दीन खिलजी को मिली। दूसरा सिकंदर किसको कहते हैं? ये ध्यान रखना। तो दूसरा सिकंदर कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। फिर मैंने बताया था द्वितीय अशोक किसको कहते हैं? तो द्वितीय अशोक तो कहा जाता है कनिष्क को। किसको कहते हैं? तो द्वितीय अशोक, दूसरा अशोक, ये अलग ही है ना, दूसरा अशोक ये कहते हैं कनिष्क को कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो कुषाण शासक था, कैसा शासक था? कुषाण शासक था, ये कनिष्क इसको कहा जाता है, ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। तो द्वितीय सिकंदर पूछे भी, दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है? तो दूसरा सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ये क्लियर? ये क्योंकि जो सिकंदर था कि उसी के रास्ते पे चला था इसलिए इसको सिकंदर, दूसरा सिकंदर, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, ये सिकंदर ये जैसा, तो इसलिए उसकी उपाधि मिली थी उसको द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि। हो गया क्लियर? चलो, फिर अपन ने बात करी थी कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना था तो शासक बनने के बाद इसके कौन कौन से प्रमुख आक्रमण रहे थे, इसके प्रसिद्ध ये कौन कौन से प्रमुख आक्रमण रहे थे, ये मैंने बताया था। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जब शासक बना था तो शासक बनने पर इसने सबसे पहले क्या आक्रमण करा था? गुजरात पर आक्रमण करा था। तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1297 में हुआ था। हो गया क्लियर? तो जब शासक बना गया, शासक बनने के बाद क्या आक्रमण करा था इसने? गुजरात पर आक्रमण करा था
1297 में इसका गुजरात पर आक्रमण था। तो क्या कहा कि अलाउद्दीन खिलजी का भारत पर आक्रमण करा तो गुजरात पर आक्रमण था। गुजरात पर इसने आक्रमण करा तो उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो गुजरात के शासक थे जिनका नाम था राजा कर्ण बघेल। सही है, वो शासन कर रहे थे। तो उस समय गुजरात में राजा कर्ण बघेल का शासन था। अब अलाउद्दीन खिलजी गया कि युद्ध लड़ने जाता है तो क्या होता है? राजा कर्ण बघेल की सेना अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा कर्ण बघेल के हो जाते, पराजित हो जाते। ठीक है, युद्ध में हार गए थे, पराजित हो गए थे। पराजित होने के बाद कहाँ चले जाते हैं? तो देवगिरी के राजा रामचंद्र की शरण में चले गए थे। क्वेश्चन कहता है कि देवगिरी के राजा किसकी शरण में चले गए थे? देवगिरी के राजा जो थे रामचंद्र की शरण में चले गए थे। तो क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजा कर्ण बघेल को पराजित करा था तो क्या राजा कर्ण बघेल ने कहाँ शरण ली थी? तो देवगिरी के जो राजा थे रामचंद्र की शरण में शरण ली थी, है ना? ये चीज बताई थी। हो गया क्लियर? इस पर अब क्या करा था? फिर गुजरात पर अधिकार करा था। फिर बताया था गुजरात विजय अभियान से लौटते समय क्या होता है? तो गुजरात विजय अभियान से लौटते समय एक व्यक्ति को क्या कराया था? 1000 दिनार में खरीदा गया था, है ना? तो गुजरात विजय अभियान से लौटते समय एक व्यक्ति को 1000 दिनार में खरीदा गया था और उससे क्या करा गया था? उपहार के स्वरूप राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 1000 दिनार में खरीदा गया था। उस व्यक्ति का नाम था मलिक कफूर। क्या नाम था? मलिक कफूर। और जो मलिक कफूर है उसको क्या नाम से नाता है? तो मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या नाम से नाता है? 1000 दिनारी। तो क्या 1000 दिनारी के नाम से क्वेश्चन आता है? 1000 दिनारी के नाम से किससे आता है? तो 1000 दिनारी के नाम से मलिक कफूर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया। वो कब खरीदा गया था? तो गुजरात विजय अभियान से लौटते समय, है ना? यही से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो गुजरात विजय अभियान से लौटते समय इसको क्या करा गया था? 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको क्या नाम से आता है? 1000 दिनार के नाम से। हो गया क्लियर? चलो बाद में क्या बनता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बनता है। ये बताया था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था दूसरा रणथंबोर पर अधिकार, है ना? रणथंबोर पर आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद क्या आक्रमण करा था? रणथंबोर पर आक्रमण करा था। 1301 में करा था। रणथंबोर पर आक्रमण करा था। जब रणथंबोर पर आक्रमण करने गया उस समय मैंने बताया था वहां कौन शासन कर रहे थे? हम्मीरदेव चौहान। किसका शासन काल चल रहा था? हम्मीरदेव चौहान का शासन काल चल रहा था। ठीक है, जो चौहान वंश के शासक थे हम्मीरदेव चौहान, ये शासन कर रहे थे। और इन्हीं की रानी थी जिनका नाम था रानी रंगदेवी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करा था तो उस समय जो हम्मीरदेव चौहान थे इन्होंने केसरिया करा था। केसरिया क्या होती है? मैंने बताया था कि राजपूतों की परंपरा होती थी। ठीक है, तो जो भी राजपूत शासक होता था वो क्या करता था कि आत्मसमर्पण न करते हुए क्या करता था? युद्ध लड़ता था, है ना? जो भी सर की पगड़ी लेती थी उसको शरीर पे लपेटता था। ठीक है, और जो महिलाएं होती थी या जो रानी होती थी वो जोहर करती थी। तो यह जोहर करा था। हो गया क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या करा था कि रणथंबोर पर आ गया समझ में? तो रणथंबोर पर आक्रमण के समय कौन था? और ये अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर पहला आक्रमण था। तो क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका राजस्थान पर पहला आक्रमण कहाँ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर पहला आक्रमण जो था, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर जो पहला आक्रमण रहता है वो कहाँ रहता है? रणथंबोर दुर्ग पर रहता है। हो गया क्लियर? ये ध्यान रखना। तो ये राजस्थान पर क्या था? इसका पहला आक्रमण था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर पहला आक्रमण। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर पहला आक्रमण कहाँ था? रणथंबोर में था। उसके बाद क्या आक्रमण करा था इसने? तो उसके बाद इसने आक्रमण करा था चित्तौड़ पर आक्रमण करा था। चित्तौड़ पर आक्रमण। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। चित्तौड़ पर आक्रमण कब होता है? 1303 में होता है। ठीक है, चलो 1303 में आक्रमण होता। कौन थे? रावल। कौन शासन कर रहे थे? तो रावल रतन सिंह। किसका शासन काल चल रहा था? तो यहाँ पर शासन चल रहा था रावल रतन सिंह का। और रानी कौन थी? तो रानी का नाम था रानी पद्मावती। तो रानी पद्मावती ने क्या करा था? तो रानी पद्मावती ने जोहर करा था और रावल रतन सिंह ने क्या करा था? तो रावल रतन सिंह जो थे इन्होंने केसरिया करा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो गया क्लियर? ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल के क्या रखा था? अपने पुत्र के नाम पर क्या रखा था? खिजराबाद। क्या नाम रखा था? तो खिजराबाद रखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो गया क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम क्या था? तो इसके पुत्र का नाम था खिजर खां। तो अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर क्या रखा था? तो अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर, ठीक है, इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा। हो गया क्लियर? यहाँ तक की चीजें बता दी थी। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था? तो इसके बाद दिखाया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका दक्षिण भारत पर, ये बताया था दक्षिण भारत पर आक्रमण। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण से भी एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत पर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला भी पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। या दिल्ली सल्तनत का भी पहला शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी था।
है ना। अब इसने क्या करा, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो इस आक्रमण का जो नेतृत्व है किसको सौंपा था, तो इस आक्रमण का नेतृत्व सौंपा था इसने मलिक कफूर को। ये ध्यान रखना, किसको सौंपा था, मलिक कफूर को। ठीक है, तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए गया था। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसने करा था, तो ये आक्रमण जो करा था वो मलिक कफूर ने करा। हो गया क्लियर, बस ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ था, ठीक है, इसका नेतृत्व किसको दिया गया था, मलिक कफूर को दिया गया था। और इसी मलिक कफूर को क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कहा जाता था। ठीक है, तो ये कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, ये तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, ये सेनापति था। हो गया क्लियर, मलिक कफूर। और इसी को भी 1000 दिनार में खरीदा गया था, ये बताया। इसी को 1000 दिनार में खरीदा गया था गुजरात विजय अभियान के तहत, और इसी को 1000 दिनार के नाम से लाया था। ठीक है, ये चीजें देखी। इसके बाद देखा था लास्ट में अपन ने अलाउद्दीन खिलजी के समय के कार्य। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके समय के क्या क्या इंपोर्टेंट इसने कार्य करे थे ये बताया था, है ना। तो क्या आता है कि क्वेश्चन, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो मैंने बताया था कि इसमें पहला पॉइंट था कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्थायी सेना का निर्माण करा। क्या करा था इसने, तो पहला शासक था जिसने क्या करा था, तो पहला शासक था जिसने स्थायी सेना का निर्माण करा था। क्या निर्माण करा था, स्थायी सेना का निर्माण करा था। तो क्वेश्चन आता है कि इंपोर्टेंट, जितने भी पॉइंट बता रहा हूं इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण करा था। तो स्थायी सेना का निर्माण सबसे पहले किसने करा था, तो ये ध्यान रखना, स्थायी सेना का मतलब होता है कि इतनी सेना घोड़े पर रहेगी, इतनी सेना पैदल रहेगी, इतनी सेना ऊंट पर रहेगी, इस तरीके से। तो स्थायी सेना का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। फिर दूसरा मैंने बताया था कि पहला शासक कौन था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू करा था। क्या करा था इसने, नगद वेतन देना शुरू करा था। तो नगद वेतन देना किसने शुरू करा था, तो नगद वेतन देना शुरू करा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसी ने क्या करा था, तो मैंने बताया था इक्तादारी प्रथा का अंत करा था। क्या करा था, इक्तादारी प्रथा। क्या होती थी इक्तादारी प्रथा, तो इक्तादारी प्रथा का समाप्त, इक्तादारी प्रथा का अंत करा था इसने। और मैंने बताया था इक्तादारी प्रथा क्या होती थी, तो ये इक्तादारी प्रथा का मतलब था जमीन सेवा के बदले में क्या देना, तो सेवा के बदले में जमीन देना होती थी इक्तादारी प्रथा। और उसने भी इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने। किसने करी थी, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश के समय क्या होता था, भैया सेवा के बदले में क्या दी जाती थी, तो इल्तुतमिश के समय सेवा के बदले में क्या दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। और उसने क्या करा, भैया ये सिस्टम को बंद करके इसने क्या करा था, तो इसने इक्तादारी प्रथा का अंत करा। और इसने क्या दे दिया, अभी अब ध्यान रखना, सेवा के बदले में क्या देना शुरू कर दिया इसने, नगद वेतन देना शुरू करा। हो गया क्लियर, तो नगद वेतन कैसे, मतलब टुकड़े देना है, मान लो कोई सैनिक है तो उसको उधर की जमीन दे दी, जमीन क्षेत्र देना भी है। पहले प्रथा, पहले वैल्यू किसकी थी, जमीन की थी भी है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसा जैसा महत्व रहता था भी है, ठीक है, उस हिसाब से काम चलता था। ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया, पहले जमीन क्या था, फिर बाद में क्या हो गया, फिर रुपए पैसा जो होता था, ये जो वेतन जो चलने लगे उसका महत्व था। सबसे पहले महत्व रहता था ये गाय का, किसका रहता था, पुराने समय में। ठीक है, कहते हैं तो पुराने समय में जो महत्व किसका रहता था, तो गाय का रहता था। मतलब पुराने समय में, जैसे अभी क्या कहते हैं कि अपन अभी कंडीशन में क्या कहता था, अभी कहते हैं कि कौन सा व्यक्ति है ना ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, ये होता है। तो अभी कैसा देखा जाता है, पैसा देखा जाता है। तो पहले के समय में क्या होता, कभी ये सुना भी आपने, सूची होगी कि आपने वर्ड सुना होगा, गोत्र कहते हैं। क्या मतलब होता है गोत्र का, है गोत्र होता है ना, कहते हैं कि आपकी गोत्र क्या है, कि अलग अलग मिलेगी। तो गोत्र आया कहां से, बढ़िए कहां से आता है गोत्र वर्ड है, तो गोत्र वर्ड आता है गोत्र। तो प्राचीन समय में क्या होता था, तो ये प्राचीन समय में, ठीक है, जिसके पास ज्यादा गाय होती थी उसका महत्व था व्यक्ति, है ना। तो पहले जो ब्राह्मण, जो पुरोहित लोग रहते थे, उनको गोदान दिए जाते थे, गाय दान देते थे। आज भी होती है प्रथा, सुनी होगी, देखी होगी, है ना। तो क्या होता था, गाय को क्या करा जाता था, दान दिया जाता था। होता है, कभी देखा होगा, या किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो क्या गाय दान देते हैं। गाय दान देने में असमर्थ है तो वो चांदी की शुद्धि गाय दे देते, है ना। सुना होगा, देखा होगा भी, किसी भी गाय आती चांदी की, इस तरीके से जो नहीं दे सकता भी वो चांदी की, एक तरीके से वो दान ही होता है। ठीक है, तो गोत्र का मतलब क्या होता था कि अलग अलग जहां पर गाय बनती थी, ठीक है, अलग अलग जहां पर गाय बनती थी उनका जो एक प्रमुख होता था उससे बना हुआ गोत्र। ठीक है, मतलब इधर की गाय जो अलग बनती थी वो अलग गोत्र का व्यक्ति था, इधर अलग गोत्र, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के था। सो इस नाम पर के गोत्र नाम पड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो क्या बात करी भी है, पहला शासक था स्थायी सेना बनाई थी, पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू करा था, इक्तादारी प्रथा की समाप्त करी थी। इसके अलावा अपने शासनकाल में बाजार व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने बताया था क्या चीज करी थी इसने, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करी थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करी थी, इसी को कहा जाता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को मूल्य नियंत्रण प्रणाली, तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी किसने करी थी,
तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, ये अपन ने पढ़ा था। इसके बाद पढ़ाया था भैया सैनिकों का, ठीक है। इसके अलावा अगला बताया था इसने क्या करा था, तो भैया घोड़ा दागने की प्रथा, है ना, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत करी थी। तो घोड़ा दागने की प्रथा क्या होती थी, घोड़ों का प्रतीक चिन्ह बताया था मैंने, है ना, कि युद्ध होता था तो ये घोड़े अस्त व्यस्त हो जाते थे, तो उन घोड़ों को वापस, ठीक है, लाकर, ठीक है, तो घोड़ा दागने की प्रथा का मतलब होता है घोड़ों पर क्या करना है, घोड़ों पर, ठीक है, घोड़ों पर निशान या घोड़ों पर पहचान, सही है। इसके अलावा यही थी कि एक और प्रथा थी, इसका नाम था सैनिकों का हुलिया पढ़ने की प्रथा, सैनिकों का, है ना, तो सैनिकों का हुलिया पढ़ने की प्रथा होती थी, मैं यही समझाऊंगा आगे, खाली नाम जान लो कि सैनिकों का हुलिया पढ़ने की जो प्रथा है, ठीक है, इसकी शुरुआत भी किसने करी थी, तो इसकी शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे जो पूछाते हैं, फौजा नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, स्थायी सेना, हुलिया पढ़ने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा, ये तक पढ़ाया था, लास्ट में क्या पढ़ा, आगे भी यहाँ तक की चीज समझ में, जितना पढ़ा रहे भी वो चीज समझ में आनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। वो साथ साथ पढ़ते रहना, भी ऐसा नहीं पढ़ा दे तो फिर बाद में आप सोचो साहब फिर पढ़ेंगे, ये स्कूल नहीं है, ये साहब साल भर का एंड में देखेंगे अपन, हवाई लगेगी नहीं, साथ साथ पढ़ते रहना पड़ता है, तो चीजें याद रही और उसी को बार बार रिवीजन करते रहो, जो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो क्वेश्चन अधिकतर भी यहीं से बनते हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, तो बस जितनी भी पढ़ रहा हो उसको क्या करो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध देख लिए थे, युद्ध के बाद इसके कार्य देख लिए थे। अब इसके बाद अगला करके लिख लो कि इसके निर्माण कार्य लिखो बेटा, निर्माण कार्य करके लिखो, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, ठीक है, ये अलग है। निर्माण कार्य का मतलब होता है जो इसने चीजें कुछ बनवाई उसको कहते हैं निर्माण कार्य, है ना, वो कार्य अलग है। स्थायी सेना बनाना, ठीक है, नगद वेतन देना शुरू करना, बाजार नेता प्रणाली की बात कर लेते हैं, हुलिया पढ़ने की प्रथा, घोड़ा दागने वो अलग। अब निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी तो आप इसके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए, तो सबसे पहले लिख लेना, इसने अलई दरवाजा बनाया था, अलई दरवाजा, अलई दरवाजा, अलई दरवाजा, ठीक है। चलो तो अलई दरवाजा जो क्या है ये क्वेश्चन में लिख लेना, इसको लिखना कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार लिख लेना, क्या कहा जाता है कि इसको कुतुब मीनार का लिखना प्रवेश द्वार, किस दरवाजे को कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, ठीक है, किस दरवाजे को कहा जाता है, तो अलई दरवाजे को कहा जाता है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार। तो ऐसे नाम से स्पष्ट हो गया कि कहाँ है अलई दरवाजा, दिल्ली में, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है तो ये दिल्ली में, तो कुतुब मीनार का इसको क्या कहता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, इसी का नाम है अलई दरवाजा, ठीक है। और इसी को दूसरा पॉइंट लिख लेना है, इसी अलई दरवाजा दूसरा लिख लेना, लिखो इस्लामी वास्तुकला का, लिखो इस्लामी वास्तुकला का, लिखो इस्लामी वास्तुकला का, लिखो इस्लामी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ लिख लेना, इस्लामी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस दरवाजे को कहा जाता है, इसी दरवाजे को कहा जाता है, किस वास्तुकला पर बना हुआ है, इस्लामी वास्तुकला पर बना हुआ है। तो इस्लामी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा दरवाजा है, अलई दरवाजा, ठीक है, इस पैटर्न में बना हुआ है, इस्लामी वास्तुकला पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना अलई दरवाजा। दूसरा लिखना जमायत खाना मस्जिद, जमायत खाना मस्जिद, जमायत खाना मस्जिद, ठीक है, ये भी दिल्ली में, जमायत खाना मस्जिद नाम है ना, अलई दरवाजा जमायत खाना मस्जिद, ठीक है। चलो इसके बाद लिखना सीरी का किला, सीरी का किला, सीरी का किला, सीरी का किला, ये भी सब दिल्ली में। इसके अलावा सीरी का किला, हजार खंबा का महल, हजार खंबा का महल, ठीक है, तो इस महल में कितने खंबे भी, हजार खंबे, इसलिए इसका नाम क्या, हजार खंबा का महल, ये सब दिल्ली में, ठीक है, हजार खंबा का महल। इसके बाद पांचवा लिख लेना भी इंपॉर्टेंट है, मंदसौर का किला, कौन सा किला, मंदसौर का किला, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना भी क्या क्या इसने निर्माण कार्य करे थे, एक अलई दरवाजा बनाया, तो क्वेश्चन आता है अलई दरवाजा जो था इसका निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, इसी को कुतुब मीनार का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। दूसरा इस्लामी वास्तुकला का क्या कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण या सबसे अच्छा उदाहरण आता है, इस्लामी वास्तुकला का भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण या सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कौन सा होता है, अलई दरवाजा है। जमायत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा का महल, ठीक है, इन सबका निर्माण। इसके अलावा होता है मंदसौर का किला,
ठीक है। तो जो मंदसौर का किला है इसका निर्माण भी किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब करवाया था? ये क्वेश्चन पूछ ले तो चित्तौड़ पर आक्रमण के समय। जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने आया था तो 1303 में, तो जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने आया था तो कुछ समय 1 साल तक इसने चित्तौड़गढ़ में क्या करा था? घेरा डाला था चित्तौड़ के बाहर। उसी समय इसने यहाँ पर क्या करा था? किले का निर्माण बनाया। तो लिख लेना चित्तौड़ का किला कब बनाया था? मंदसौर का किला कब बनाया था? तो लिख लेना, ठीक है। चित्तौड़ पर आक्रमण के समय, चित्तौड़ पर, ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण के समय, ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण के समय, ठीक है, ये ध्यान रखना। हो गया क्लियर? चलो, तो उस समय भी ना तो मंदसौर था ना नीमच था, जबकि बात हो रही है क्षेत्र का नाम था, ठीक है। तो पहले नीमच मंदसौर थोड़ा था, भी बात हो रही 1300 की, ऐसी थोड़ी ना। तो उस समय क्षेत्र पर भी एक किला बनाया था जो वर्तमान में कहाँ आता है? तो वर्तमान में जो है वो मंदसौर में आता है, ये चीज है ना। तो ध्यान रखना जी। तो चित्तौड़ पर आक्रमण के समय, ठीक है, ये इसके निर्माण कार्य पर ध्यान रखना। क्या बनाया था इसने? अलई दरवाजा, जमेत खाना मस्जिद, सिरे का किला, हजार खंबा का महल और मंदसौर का किला, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो मंदसौर का किला इसने कब बनाया था? जब चित्तौड़ पर आक्रमण के समय, ठीक है, 1303 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने आया था उस समय इसने मंदसौर के किले का निर्माण कराया। हो गया क्लियर? चलो, तो ये चीजें ध्यान रख लेना। अब एक दो चीज और है इसके समय के भी, कुछ दो कर इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रख लेना। प्रमुख कर, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय के दो महत्वपूर्ण कर कौन कौन से थे? एक का नाम था चराई कर। क्या नाम था? चराई कर, ठीक है, चलो चराई कर, हाँ, नाम से स्पष्ट है कि चराई कर मतलब किससे होगा? पशुओं से होगा, चराई से होगा। तो किस पर लगता था? तो लिख लेना दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर, दुधारू पशुओं पर, ठीक है, चलो, दुधारू पशुओं पर लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला, ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में दुधारू पशुओं पर, दुधारू का मतलब होता है जो दूध देने वाले पशु होते हैं ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में दुधारू पशुओं पर कौन सा कर लगाया था? कि एक चरी का लगाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जितने भी दूध देने वाले पशु हैं उनको भी कर लगता था कि चरी का, ये ध्यान रखना। दूसरा होता था जिसको कहा जाता था घरी कर, घरी या कहीं गड़ी भी लिखा जाता है, एक ही बात होती है ना, घरी कर या गड़ी कर, ठीक है। क्या होता था? तो ये घरी कर क्या होता था? तो घर या झोपड़ा बनाने के लिए दिया जाने वाला कर। तो घर या झोपड़ा बनाने के लिए, ठीक है, घर या झोपड़ा बनाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, तो घर या झोपड़ा बनाने के लिए, घर या झोपड़ा बनाने के लिए दिया जाने वाला कर, ठीक है, दिया जाने वाला। तो घर या झोपड़ा बनाने के लिए दिया जाने वाला, ठीक है। बस ये दो कर ध्यान रखना। एक का लगता था चरी का लगता था, जो किस पे लगता था? दुधारू पशु को लगने वाला करता। और एक घरी या गड़ी कर क्या होता था? जो घर या झोपड़ा बनाने के लिए दिया जाने वाला करता है। दोनों कर किसके शासनकाल में थे? तो दोनों कर जो थे किसके शासनकाल में लगते हैं? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रमुख कर थे, ठीक है। ये दो कर का नाम रखना है, ठीक है, चलो, ठीक है, क्लियर, चलो, ठीक है, ये ध्यान, चलो, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके बारे में कौन ध्यान रख लेना कि सबसे अधिक बार मंगोलों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो सबसे अधिक, ध्यान रखना, सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण, तो सबसे अधिक बार मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, वो किसके समय में हुआ था? तो सबसे अधिक मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। फिर मैंने बताया था भैया पहला मंगोल आक्रमण पूछे तो किसके समय में हुआ था? तो भैया 1229 में हुआ था, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, चंगेज खान के नेतृत्व में हुआ था, वो पहला आक्रमण था। फिर अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ये जरा हो गया क्लियर? चलो, ठीक है, चलो, चलो, हो गया। एक पॉइंट वो लिख लेना कि ये भी पूछा था, एक पॉइंट वो लिख लेना। देखो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अर्थव्यवस्था, देखो अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी के, देखना अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिखना, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिखना अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिख लेना कि अर्थव्यवस्था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिखना अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक
ठीक है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, जो इसकी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, आय के स्रोत की बात होती है अर्थव्यवस्था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिख लेना अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, जानकारी, ठीक है। तो इसके बारे में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी था, इसके शासनकाल में जो भी अर्थव्यवस्था थी, तो अर्थव्यवस्था के बारे में जो जानकारी वो कहाँ से मिलती है, तो इसमें नाम लिख लेना, तारिक ए फिरोज शाही, ग्रंथ का नाम है तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही आगे आएगा ये नाम है ना, इसमें बताऊंगा तारिक ए फिरोज शाही नाम है। तो तारिक ए फिरोज शाही क्या है, तो इसमें लिख लेना फिरोज शाह तुगलक की जीवनी, क्या है ये, फिरोज शाह तुगलक, शासक आएगा भी अगर आगे उसकी बात कर रहे हैं, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की जीवनी है, ठीक है। जीवनी अलग होती है क्या, और एक आत्मकथा होती है ना, क्या होता है दोनों में अंतर, क्योंकि आत्मकथा होती है खुद ने खुद के ऊपर लिख दी, ठीक है, जैसे आगे आएगी बाबरनामा, बाबर ने लिखी, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी थी, उसका बाद में फारसी में अनुवाद हुआ था, ठीक है, तो वो आत्मकथा कहलाती है। वो जीवनी क्या होती है, तो जीवनी किसी व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है, लेकिन उसको लिखा किसी और ने, है ना, उसको कहते हैं जीवनी। तो ध्यान रखना, तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो तारिक ए फिरोज शाही से मिलती है। और ये तारिक ए फिरोज शाही जो है ये किसकी रचना है, तो ये ध्यान सुनना, ये किसकी है, तो ये फिरोज शाह तुगलक की जीवनी, और इसको लिखा किसने भी, इसके लेखक कौन है, तो लेखक का नाम लिख लेना, ठीक है। तो इसके लेखक का नाम क्या था, तो भी इसके लेखक का नाम लिख लेना जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, ये लेखक जिसने क्या लिखा, हाँ जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। इसने क्या लिखा है, तो इसने तारिक ए फिरोज शाही ग्रंथ की रचना करी, और तारिक ए फिरोज शाही जो है ये किसकी जीवनी है, तो फिरोज शाह तुगलक की जीवनी है। इसको लिखा किसने है, तो फिरोज शाह तुगलक की जीवनी जो है इसको लिखा जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, तो इससे अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसकी जानकारी हमको इस ग्रंथ से मिलती है। हो गया क्लियर। तो ये किसका शासनकाल पढ़ा भी अपन ने, तो ये पढ़ा अपन ने अलाउद्दीन खिलजी का शासन। तो जो भी पॉइंट लिखा है उनको एक बार व्यवस्थित पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद अगला नाम लिख लेना। अब देखो 1316 में क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी, वो खास नहीं, ठीक है, खाली। इसके बाद अगला नाम लिख लेना। इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। चलो, 1316 से, इसके अलावा ये भी बताने की जरूरत नहीं कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, है ना। ये पूछ ले कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो भी अलाउद्दीन खिलजी है। वो दिल्ली इसके अलावा खिलजी वंश में सबसे लंबे समय तक किसने शासन करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने करा, 20 साल का समय रहा था। उसके बाद आ रहा मुबारक शाह खिलजी, तो मुबारक शाह खिलजी में लिख लेना, इसमें 1316 से 1318 तक रहा है, 2 साल तक का शासनकाल रहा था, 1316 से 1318 तक रहा था। हो गया क्लियर। चलो, तो मुबारक शाह खिलजी, तो मुबारक शाह खिलजी में लिख लेना कि इसमें पहला पॉइंट करके लिख लेना इसमें, ठीक है, लिखो, इसमें लिख लेना, लिखो पहला शासक था जिसने, मुबारक शाह खिलजी में पहला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो पहला शासक था जिसने, ठीक है, लिखो पहला शासक था जिसने, लिखो पहला शासक था जिसने स्वयं का मतलब था खुद को, है ना। तो पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा, खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी, खलीफा, ठीक है, खलीफा। तो पहला शासक था जिसने स्वयं को क्या करा था, खलीफा घोषित करा था। खलीफा का मतलब होता है, क्वेश्चन लिख लेना, उत्तराधिकारी, ठीक है। बस ध्यान रखना मुबारक शाह खिलजी कौन था, तो मुबारक शाह ध्यान रखना पहला शासक था जिसने क्या करा था, तो जिसने स्वयं को क्या करा था कि खलीफा घोषित किया। तो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला, ठीक है, खिलजी वंश का शासक कौन था, तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला खिलजी वंश का जो शासक था उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। हो गया क्लियर। चलो, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक और पॉइंट करके लिख लेना, मुबारक शाह खिलजी लिख लेना, देखो मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, मानसिक रूप से लिख लेना, मानसिक रूप से बीमार था, ठीक है, मानसिक रूप से कैसा था, बीमार था, ठीक है। चलो, मानसिक रूप से कैसा था, बीमार था, ठीक है, ये देना, ठीक है, साइको टाइप में था भी, थोड़ा बस ही ध्यान रखना, उसको खास नहीं इसके बारे में, ठीक है। चलो,
और इसी का लिख लेना भी, अगला इसी में लिख लो, इसका सेनापति नाम लिख लेना, इसी का जो सेनापति था, ठीक है। चलो इसी का सेनापति था भी, उसका नाम का लिख लेना नासरुद्दीन, इसी का सेनापति था, इसका नाम लिख लेना नासरुद्दीन खुसरो, नासरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। तो जो मुबारक शाह खिलजी था भी, इसके सेनापति का नाम क्या था, इसके सेनापति का नाम था नासरुद्दीन खुसरो खां, बस ठीक है। चलो नासरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। और अगला पॉइंट करके लिख लेना कि मृत्यु करके लिख लो, मृत्यु लिख लेना, तो मृत्यु करके लिख लो, इसमें लिखो मुबारक शाह खिलजी की हत्या, ठीक है। तो लिख लेना मुबारक शाह खिलजी की हत्या, मुबारक शाह खिलजी की हत्या, मुबारक शाह खिलजी की हत्या, मुबारक शाह खिलजी की हत्या लिखना, उसके सेनापति, ठीक है। तो मुबारक शाह खिलजी की हत्या लिख लेना, उसके सेनापति, ठीक है। क्या नाम था भी इसके सेनापति का, तो नासरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। तो मुबारक शाह खिलजी की हत्या लिख लेना, उसके सेनापति नासरुद्दीन, ठीक है, नासरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। तो मुबारक शाह खिलजी की जो हत्या थी किसने कर दी थी, उसके सेनापति नासरुद्दीन खुसरो खां के द्वारा कर दी गई, के द्वारा, ठीक है, कर दी गई, ठीक है। चलो अब ध्यान रखना कि इसमें ज्यादा कोई खास नहीं, खिलजी वंश में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी से, है ना, इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या बनाता है, मुबारक शाह खिलजी में केवल ध्यान रखना क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी खिलजी वंश का शासक कौन बना था, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात खिलजी वंश का जो शासक बना था मुबारक शाह खिलजी बना था। क्या बात कर लीजिए, पहला शासक था जिसने स्वयं को क्या करा था, खलीफा घोषित करा था। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी, मैंने बताया कि मानसिक रूप से कैसा था, बीमार था, है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद इसका सेनापति कौन था, नासरुद्दीन खुसरो खां था, और इसी का सेनापति जो था, इसने क्या कर दी थी, तो मुबारक शाह खिलजी की हत्या उसी के सेनापति नासरुद्दीन खुसरो खां के द्वारा कर दी गई, बस ये ध्यान रखना, इसके अलावा और कोई खास नहीं है। बस एक लास्ट अब लिख लो कि चौथा, इसी की हत्या करके भी शासक बन जाता है, नासरुद्दीन लिख लेना, नासरुद्दीन, ठीक है, नासरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। चलो तो नासरुद्दीन खुसरो का 1318 से 1320 तक 2 साल का भी शासन काल है। तो नासरुद्दीन खुसरो का कब से कब तक था, 1318 से 1320 तक, हो गया क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो ये तो बता दिया कि नासरुद्दीन खुसरो का कौन था, तो नासरुद्दीन खुसरो का जो था मुबारक शाह खिलजी का क्या था, सेनापति था। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं जो पूछा जाता है तो इसमें लिख लेना, लिखो इसमें लिख लेना, ठीक है, इसमें लिख लेना, लिखो नासरुद्दीन खुसरो खां, नासरुद्दीन, ये लिख लो, पूछा जाता है, ठीक है, लिखो नासरुद्दीन खुसरो खां, लिखो नासरुद्दीन खुसरो खां, लिखना भी जन्मजात से, तो नासरुद्दीन खुसरो खां, नासरुद्दीन खुसरो खां जन्मजात से तो हिंदू था, ऐसा था कि ये मुस्लिम नहीं था और इस वंश का शासक भी नहीं है, मतलब इस वंश का भी नहीं है, शासन तो भले इसने करा है लेकिन इस वंश का नहीं था भी, इसका सेनापति था, है ना, लेकिन मानसिक रूप से था तो ये उसी की हत्या कर दी थी इसने, वो ये शासक बन गया था। तो इसमें लिख लेना, ठीक है, क्या कहा मैंने कि ना क्या, हाँ, तो ये नासरुद्दीन खुसरो खां, नासरुद्दीन खुसरो का लिख लेना, कि लिखो जन्मजात से, ठीक है, जन्मजात से तो हिंदू था, ठीक है, जन्मजात से तो हिंदू था, लेकिन बाद में, जन्मजात से तो ये हिंदू था, है ना, लेकिन बाद में, ठीक है, जन्मजात से तो हिंदू था, आगे लिखना, लेकिन बाद में लिखो मुस्लिम बना था, ठीक है, बाद में मुस्लिम बना था, ठीक है, बाद में मुस्लिम बना था, ठीक है, बाद में क्या बना था, मुस्लिम बना था, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आगे लिख लेना, लिखो आगे लिख लेना, लिखो खुसरो खां, है ना, डायरेक्ट लिख लो, लिख लो खुसरो खां, लिखो खुसरो खां, लिखो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, ठीक है, खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, मतलब ये वंश का था क्या, ये इसका ये नहीं था, ये ध्यान रखना। लेकिन आगे लिखना, लेकिन खिलजी वंश का नहीं था, है ना, ये ध्यान रखना, लेकिन लिख लेना, लिखो लेकिन, लिखो खुसरो खां ने, लिखो खुसरो खां ने खिलजी वंश में, देखो खिलजी वंश, हाँ खिलजी वंश में शासन किया था, खिलजी वंश में, खिलजी वंश में लिखना शासन
किया था। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। नासरुद्दीन खुसरो का कौन था बता दिया मैंने। मुबारक शाह खिलजी जो था वो खिलजी था भी है, ये खिलजी नहीं है, नहीं तो लिखा देते हैं नासरुद्दीन खुसरो का खिलजी, तो खिलजी था ही नहीं ये। आ गया समझ में? ये तो कौन था, तो ये तो अपन ने इससे पहले पढ़ा, मुबारक शाह खिलजी जो था उसका सेनापति था, और उसी ने क्या कर दी थी, इसकी हत्या करके शासक बन गया। ठीक है, और ये कहा जाता है कि जो नासरुद्दीन खुसरो का है, क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक तो रहा ही है, तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक जो जन्मजात से तो हिंदू था और बाद में मुस्लिम बना था, तो ये बना नासरुद्दीन खुसरो का। हो गया क्लियर? जन्मजात से हिंदू था, बाद में क्या बना था, मुस्लिम बना था, ये हो गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भैया खिलजी वंश का, देखो क्वेश्चन पूछे खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यही था नासरुद्दीन खुसरो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया भैया खिलजी सल्तनत, सॉरी, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, जिसका संबंध खिलजी वंश से था, तो मुबारक शाह खिलजी था, ये तो उस वंश का था, ये उस वंश का नहीं है, इसने तो शासन करा ही नहीं। आ गया समझ में? इसी आगे आता है कि जब मुगल पढ़ते हैं तो मुगल में आता है सबसे पहले, मुगल जब पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं, तो मुगल साम्राज्य में आता है कि सबसे पहले आता बाबर। कौन आता है? बाबर आता है। शाह पर बाबर था, बाबर का पुत्र था हुमायूं, और हुमायूं के शासन काल में भी एक शेरशाह सूरी आता है। कौन आता है? शेरशाह सूरी, है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है ये शेरशाह सूरी के बाद आता है अकबर। अब ध्यान रखना कि ये बीच में शासन करके आता है, इसका भी कुछ कारण रहता है, वो जब उस समय पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन मुगल वंश से संबंधित नहीं है, तो देखो बाबर तो मुगल वंश का है, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, लेकिन जो शेरशाह सूरी था ये मुगल वंश का नहीं था, लेकिन फिर भी बीच में शासन करके जाता है, उसका भी कारण रहता है। क्या कारण रहता है? तो हुमायूं का जब दिल्ली में शासन था, तो दिल्ली के पास ही एक किला था जिसका नाम था चुनार का किला। उस किले पर किसका अधिकार था? शेरशाह सूरी का अधिकार था भी। तो ये क्या करता है, हुमायूं अपनी सेना लेकर क्या करता है, उस किले का घेराव कर लेता है। तो उस किला किसके अधीन था? वो किला जो था वो शेरशाह सूरी के अधीन था। तो जब आक्रमण करने जाता है तो क्या उस समय शेरशाह के पास जितनी सेना रहती नहीं है, तो शेरशाह क्या कर देता है, युद्ध में पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद ये किला किसको देना पड़ जाता है? तो ये किला भी हुमायूं को देना पड़ जाता है। ठीक है, अब देना क्यों पड़ा भैया? क्योंकि उस समय जो शेरशाह सूरी था उस पर ना ज्यादा सेना थी, कुछ भी नहीं था, तो उसने कहा भैया कुछ नहीं, तो इससे अच्छा तो क्या है कि किला देना पड़ेगा। अब ये किला इसने दिया, तो ये जो शेरशाह सूरी था भैया इसके, है ना, दिल पर घात लग गया कि वे इसने मेरा किला छीन लिया। तो बाद में शेरशाह सूरी वापस क्या करता है, शेरशाह सूरी तो काका शासक था, तो ये तो शासक था भैया पटना बिहार का, काका था ये इसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, तो ये दिल्ली कैसे आ गया? फिर आ गया समझ में? तो दिल्ली क्यों आता है? कि दिल्ली का आने का इसका प्रमुख कारण ये रहता है कि जो दिल्ली के समीप एक किला था वहाँ पर इसका अधिकार था। इस किले पर कौन आक्रमण करता है? हुमायूं, और किला इससे छीन लेता है। तो बाद में क्या करता है कि फिर बाद में जो शेरशाह सूरी रहता है ये अपनी सेना एकत्रित करता और उससे युद्ध लड़ता, 2 युद्ध लड़ा था भी, इसने चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि आगे पढ़ेंगे, जब उसमें पढ़ेंगे 1539 में चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेरखां के बीच हुआ था। शेरखां नाम था इसका, और युद्ध को जीतने के बाद इसमें कौन सी उपाधि दिलानी मिली थी? शेरशाह सूरी की। फिर 1540 में कौन युद्ध होता है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, और कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध होता है 1540 में, इसी युद्ध में क्या करता है, हुमायूं को पराजित करके क्या कर देता है कि ये दिल्ली में शासन करता है। तो फिर ध्यान रखना, इसके बीच में 15 साल तक शासन करके गया है सूर्यवंश, शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी मुगल वंश का नहीं, है ना। क्वेश्चन आता है कि कौन शासक मुगल वंश का नहीं था, तो बाबर तो था, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र आएगा जहांगीर, है ना, लेकिन ये इस वंश का नहीं था, ये तो बीच में शासन करके गया दिल्ली में, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो नासरुद्दीन खुसरो खा गया भी समझ में, जन्मजात से हिंदू था। ठीक है, बाद में इसने क्या करा था? ठीक है, चलो, तो ये हो गया था खिलजी वंश। तो 2 वंश पढ़ा दिए अपन, गुलाम वंश हो गया, गुलाम वंश के बाद हो गया खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के बाद जो अगला वंश आता है वो आता है तुगलक वंश। कौन सा आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश का टाइम पीरियड आता है 1320 से शुरू होता है और ये 1414 तक चलता है। अगर अपन देखें तो ये कुल 1320 से 1420 होता है, 100 साल। 100 में कितने कम है? 6 कम है, 94। तो 94 ईयर तक भी ध्यान रखना, कितने साल तक इन्हें शासन करा था? 94 साल तक इन्हें शासन करा था। ठीक है, तो फिर आता है कि क्वेश्चन की दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस वंश का शासन रहा है? तो दिल्ली सल्तनत में भी सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ने शासन करा है, 94 ईयर तक। हो गया क्लियर? चलो, तो तुगलक वंश पढ़ना है। तो तुगलक वंश में सबसे पहला जो शासक आता है उसका नाम लिख रहा हूं, पहले उसमें लिख लेना। सबसे पहला नाम करके लिखो गाजी मलिक। क्या नाम आता है? गाजी मलिक। और क्वेश्चन में लिख लेना 1320 से 1325 गाजी मलिक, है ना। इसमें बोल रहा हूँ, इसमें लिखते हैं। तो गाजी मलिक, है ना, क्या नाम था भैया? गाजी मलिक।
कब से कब तक शासन रहा इसका? 1320 से 1325 तक शासन रहा था ये गाजी मलिक। ठीक है, चलो इसमें लिख लेना, पहला पॉइंट करके लिखना। ठीक है, चलो इसमें लिखना, लिखो गाजी मलिक, लिखो पहला पॉइंट करके लिख लेना है ना। लिखो गाजी मलिक, लिखो तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, लिखो गाजी मलिक, लिखो तुगलक वंश का संस्थापक था जो सन 1320 में, गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था जो सन 1320 में, जो सन 1320 में लिखना गियासुद्दीन तुगलक के नाम से, जो सन 1320 में गियासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। गियासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो ये गाजी मलिक और गियासुद्दीन तुगलक एक ही नाम है। ठीक है, पढ़ लो भैया, जो लाइन लिखाई उसको समझ में आएगी नहीं है? आ गई? क्या बात कर रहे भैया? जो गियासुद्दीन तुगलक सुनना है ना, गाजी मलिक जो था, गाजी मलिक कौन था? तो गाजी मलिक जो था वो तुगलक वंश का क्या था? संस्थापक था। और ये गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठता है, गियासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। हो गया क्लियर? वो गियासुद्दीन बलबन था, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन था। वैसे ही तो ये गाजी मलिक जो था भी, ठीक है, गाजी मलिक ये क्या नाम से गद्दी पर बैठा था? तो गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बना था, गद्दी पर बैठा था। हो गया क्लियर? क्वेश्चन आता है तो अगर पूछ ले भी तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक था तो भी सही है, ये गियासुद्दीन तुगलक था तो भी सही है। हो गया, दोनों एक ही व्यक्ति है। चलो ठीक है, लिख लिया। इसके बाद अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो गियासुद्दीन तुगलक, लिखो चलो अगला गियासुद्दीन तुगलक करके लिखो, लिखो गियासुद्दीन तुगलक ने, लिखो गियासुद्दीन तुगलक ने, लिखो सिंचाई के लिए, गियासुद्दीन तुगलक ने लिखना सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण कराया था। कुओं एवं, गियासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो गियासुद्दीन तुगलक ने क्या करा था? तो गियासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर आगे लिखना है, देखो भारत में, देखो भारत में, भारत में, देखो भारत में कुओं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक, कुओं एवं नहरों के लिए, तो भारत में कुओं एवं नहरों के लिए, ठीक है, क्या लिखा? भारत में कुओं एवं नहरों के लिए, भारत में कुओं एवं नहरों के लिए, है ना, नहरों के लिए ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिखो, भारत में कुओं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला, कुओं का नहरों एवं या कुओं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया? तो कौन था भैया? गियासुद्दीन तुगलक, इसी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखना, लिखो, लिखो गियासुद्दीन तुगलक ने, अगला पॉइंट लिखना गियासुद्दीन तुगलक ने, अगला पॉइंट लिखो गियासुद्दीन तुगलक ने, लिखो दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर, ठीक है, तो गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर एक नए नगर, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर, दिल्ली के समीप स्थित एक पहाड़ियों पर एक नए नगर, एक नए नगर, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर एक नए नगर, नगर का नाम लिखना तुगलकाबाद नगर, तुगलकाबाद नगर। ठीक है, तुगलकाबाद नगर, तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने करी थी? गियासुद्दीन तुगलक ने। ये क्वेश्चन आता है कि गियासुद्दीन तुगलक द्वारा किस नगर की स्थापना की गई थी? तुगलकाबाद नगर। ये कहां पर है? ये दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ी पर। हो गया क्लियर? चलो अगला पॉइंट करके लिख लेना, लिखो, लिखो तुगलकाबाद नगर में ही, अगला पॉइंट करके लिख लेना तुगलकाबाद नगर में ही, लिखो तुगलकाबाद नगर में ही, तुगलकाबाद नगर में ही, लिखो गियासुद्दीन तुगलक ने, तुगलकाबाद नगर में ही लिखना गियासुद्दीन तुगलक ने, तुगलकाबाद नगर में ही लिख लेना गियासुद्दीन तुगलक ने रोमन शैली में, रोमन शैली में लिख लेना एक दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है किला, गियासुद्दीन तुगलक ने, लिखो तुगलकाबाद नगर में ही, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर में ही लिखना रोमन शैली में, रोमन शैली रोम की शैली होती है, रोमन शैली कहा जाता है ना, तो रोमन शैली में ही लिखना, रोमन शैली में एक दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है किला, किला है ना, तो एक दुर्ग का निर्माण करवाया,
ठीक है। तो तुगलकाबाद नगर में इसने क्या करा था, एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। देखो जिसे 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 56 कोट के नाम से जाता है, 56 कोट का किला, इसे 56 कोट का किला, ठीक है, जिसे 56 कोट का किला नाम से जाता है, 56 कोट। तो 56 कोट का किला, ये नाम है भी इस किले का, है ना। इसको क्वेश्चन आता है 56 कोट का जो किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। कहाँ करवाया था ये, तो तुगलकाबाद नगर में किस शैली में करवाया था, तो रोमन शैली में, ठीक है। तो रोमन शैली में क्या करा था, दुर्ग का निर्माण करा था, तो रोमन शैली बना हुआ हो गया क्लियर, ये जरा। तो रोमन शैली में इसने दुर्ग का निर्माण करवाया था, 56 कोट के नाम से आता है, ठीक है। चलो ये हो गया था इसके समय के, ठीक है। चलो ये हो गया था। अब नीचे करके लिख लेना, एक पॉइंट लिख लेना, लिखो, चलो लिखो, इसमें लिखना, लिखो गयासुद्दीन तुगलक के समय के, लिखो गयासुद्दीन तुगलक के समय के प्रमुख सूफी संत। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय के प्रमुख सूफी संत, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय के लिखना प्रमुख सूफी संत कौन थे भी इनके समय के, तो उनके प्रमुख संत का नाम क्या, निजामुद्दीन औलिया, क्या नाम था, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय के प्रमुख संत, गयासुद्दीन तुगलक के समय के प्रमुख सूफी संत कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है। तो इनके समय के प्रमुख सूफी संत कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे। आगे लिख लेना, देखो गयासुद्दीन तुगलक से इनकी मतभेद थी, तो गयासुद्दीन तुगलक से, ठीक है, इनकी मतभेद थी। मतभेद का मतलब होता है कि गयासुद्दीन तुगलक से क्या थी, इनकी मतभेद। मतभेद का मतलब होता है कि दोनों के विचार एक जैसे नहीं थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे पहले आता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, इनका किस प्रमुख सूफी संत से मतभेद थे, निजामुद्दीन औलिया से इनके प्रमुख सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे, इनसे इनके क्या थे, क्या मतभेद थे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ये जो प्रमुख सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया, ये किसके समय में थे, तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में थे, ठीक है।